नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 8 साल 8 छल, बीजेपी सरकार विफल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस के नए नारे के साथ किया तंज। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। भगवंत मान की सरकार पेश करेगी पेपरलेस बजट, गिनाए कई बड़े फायदे। दक्षिणी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों के निवासियों के लिए रूसी पासपोर्ट हासिल करना अब होगा आसान, पुतिन ने किए आदेश पर हस्ताक्षर। और इस्लामाबाद में गृह युद्ध जैसे हालात बने, इमरान खान के आजादी मार्च के दौरान भारी हिंसा, मेट्रो स्टेशन में लगाई आग, सेना तैनात। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और आज के दिन ही 26 मई को पीएम मोदी ने साल 2014 में देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर जहां बीजेपी की तरफ से आयोजन कर सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने उनके 8 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दिया है। कांग्रेस ने इस मौके पर नया नारा दिया है, 8 साल 8 छल, मोदी सरकार विफल। साथ ही आंतरिक मोर्चे से लेकर अर्थव्यवस्था तक मोदी सरकार को सवालों के जरिए घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और नया नारा जारी किया। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी आए तो अच्छे दिन नहीं, बेरोजगारी और महंगाई के दिन साथ लेकर आए। उन्होंने कहा कि छल कपट, झूठ और नफरत का सहारा वो ले रहे हैं। अब किसानों की आमदनी, लोगों पर बुलडोजर चलाने वाले हैं और अब सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। अजय माकन ने सरकार से इस मौके पर पूछा कि आखिर कितने अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि जिनकी कोविड तक में संपत्ति बढ़ गई, किसानों को काले कानून मिले, 1000 रुपए का गैस और 12 करोड़ नौकरी जो है वो चली गई, ये मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि अच्छे दिन कहाँ हैं। उन्होंने वैश्विक भुखमरी इंडेक्स का हवाला देते हुए कहा कि इस सूची में हम 55 से 101 स्थान पर चले गए, फ्रीडम ऑफ प्रेस में 140 से 150वें स्थान पर चले गए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 35 से 79 में चले गए और डेमोक्रेटिक इंडेक्स में 27 से 46 पर चले गए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हर वैश्विक मापदंड पर भारत फिसलता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। बताया गया है कि शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की ये छापेमारी जारी है, जिनके खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद अब पुणे और मुंबई में ये कार्रवाई चल रही है। शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ अंबानी बम धमकी मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने कई आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप था कि अनिल परब कई मामलों में जो है करोड़ों के रिश्वत लिया करते थे। उनके खिलाफ करीब 50 करोड़ रुपए की वसूली के भी आरोप लगाए गए। वहीं बताया गया है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी लगातार वसूली कर रहे थे। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की आपराधिक धाराओं के तहत एक ताजा मामला दर्ज किया है, जिसके बाद दापोली, मुंबई और पुणे में कई स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। 3 बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन परब फिलहाल राज्य के परिवहन मंत्री हैं और ईडी की कार्रवाई दापोली में 2017 में परब के 1 करोड़ रुपए के प्रतिफल मूल्य पर एक जमीन की खरीद संबंधी आरोपों से जुड़ी हुई है और इस जमीन को 2019 में रजिस्टर्ड किया गया था। एजेंसी कुछ अन्य आरोपों को भी जांच करने में उसके लिए जुट गई है। पंजाब में अगले महीने पेश होने वाले बजट को लेकर सीएम भगवंत मान ने अहम फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पेपरलेस बजट पेश करेगी। भगवंत मान ने दावा किया है कि उनकी सरकार के इस कदम से राज्य के खजाने के 21 लाख रुपए की बचत होगी और इसके साथ ही 34 टन कागज भी बचाया जा सकेगा। मान ने इस ई गवर्नेंस की दिशा में कदम इसको बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी है, मेरा सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार पेपरलेस बजट पेश होगा। इससे राजकोष के लगभग 21 लाख रुपए की बचत होगी, 34 टन कागज की बचत होगी। इसका मतलब यह है कि यह 834 पेड़ों को बचाया जा सकेगा। ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम। गौरतलब है कि मार्च में पंजाब विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक के लिए लेखानुदान पारित किया था। अब भगवंत मान की सरकार पंजाब विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार अपने पहले बजट को खास बनाने में कोई भी कसर नहीं रहने देना चाहती है और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसी महीने की शुरुआत में अपनी सरकार के पहले बजट के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे थे। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिणी यूक्रेनी क्षेत्र जापोरिजिया और खेरसान के निवासियों के लिए रूसी पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। खेरसान का दक्षिणी क्षेत्र रूसी सैनिकों के पूर्ण नियंत्रण में है, जबकि जापोरिजिया का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आंशिक रूप से मॉस्को द्वारा नियंत्रित है। मॉस्को और मॉस्को समर्थक अधिकारियों ने कहा कि दोनों क्षेत्र रूस का हिस्सा बन सकते हैं। आवेदकों को रूस में रहने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त धन का प्रमाण देने या रूसी भाषा की परीक्षा पास करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको बता दें कि यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों के कई लाख निवासियों को पहले ही रूसी पासपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं और इससे पहले सोमवार को खेरसान में अधिकारियों ने यूक्रेनियों के साथ में रूबल को आधिकारिक मुद्रा के रूप में पेश किया। यूक्रेन के पूर्वी शहर में बुधवार सुबह रूसी रॉकेटों से हमला भी किया गया था, जिसके शहर से जो है इमारतें हैं वो हमलों से थर्रा गई थी। एक रॉकेट ने कम से कम 3 मीटर गड्ढा कर दिया। रॉकेट के अवशेष आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने मलबों के रूप में देखे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके समर्थकों पर पुलिस ने उस वक्त तड़के आंसू गैस के गोले दागे जब दोबारा चुनाव को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता और समर्थक इस्लामाबाद पहुंचने लगे। इसके बाद पुलिस ने भिड़ंत और भारी हिंसा उन समर्थकों के साथ हुई। यह बवाल उस वक्त और बढ़ गया जब इमरान खान की इस चेतावनी के बाद शहबाज शरीफ जब तक चुनाव की नई तारीखों का ऐलान नहीं करते हैं उनके समर्थक इलाके को खाली नहीं करेंगे। इसके बाद अथॉरिटीज की तरफ से भी डी चौक के पास पीटीआई समर्थकों को रोकने की कोशिश हुई। इमरान समर्थकों ने जमकर बवाल किया, मेट्रो स्टेशन में आग लगा दी। सीनेट एरोन अब्बास बप्पी ने कहा है कि यह करीब 2:30 बजे का समय है और डी चौक के पास आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। भगवान जाने इमरान खान पहुंचने तक कितने राउंड गोले दागे जाएंगे। इस्लामाबाद में पुलिस और इमरान समर्थकों की झड़प के बीच पीटीआई ने चटकारी अकाउंट ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों की तरफ से जान बचाने के लिए अद्भुत प्रयास, क्या इनिंग खेली जा रही है। माशाअल्लाह, आप लोगों को सलामत रखें। हजारों की संख्या में उमड़ा पीटीआई समर्थकों का ये हुजूम देर रात पाकिस्तान की राजधानी में दाखिल हुआ तो लंबा जाम लग गया। हालांकि एंट्री से पहले वहां हिंसा भी खूब भड़की। इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन और इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 8 साल 8 छल, बीजेपी सरकार विफल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस के नए नारे के साथ किया तंज। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 60 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। भगवंत मान की सरकार पेश करेगी पेपरलेस बजट, गिनाए कई बड़े फायदे। दक्षिणी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों के निवासियों के लिए रूसी पासपोर्ट हासिल करना अब होगा आसान, पुतिन ने किए आदेश पर हस्ताक्षर। और इस्लामाबाद में गृह युद्ध जैसे हालात बने, इमरान खान के आजादी मार्च के दौरान भारी हिंसा, मेट्रो स्टेशन में लगाई आग, सेना तैनात। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त करने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बेहद सख्त तेवर अपना लिए। भगवंत मान ने अपने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी है कि वे रिश्तेदारों को कामकाज में दखल नहीं देने देंगे। भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि अगर किसी मंत्री के परिवार वाले उनके कामकाज में दखल देते हैं तो वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवंत मान ने अपने सभी मंत्रियों को फीडबैक भी दिया है और इसी दौरान भगवंत मान को जानकारी मिली कि कुछ मंत्रियों की पत्नी, बेटे और अन्य परिवार वाले कामकाज में दखल दे रहे हैं। भगवंत मान ने अपने मंत्रियों को ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी भी मंत्री के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी मीटिंग में पाया जाता है तो फिर उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इससे पहले भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद हटा दिया। विजय सिंगला के परिवार के सदस्य ठेकेदारों से 1% कमीशन की मांग कर रहे थे। विजय सिंगला के बर्खास्त होने के बाद पंजाब में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भगवंत मान ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया। भगवंत मान ने कहा कि अब वो स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास ही रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय भगवंत मान की सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती है। भगवंत मान 15 अगस्त को पंजाब में 75 नए मोहल्ला क्लिनिक ओपन भी कर सकते हैं। भाजपा सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को हिमाचल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और भाजपा महासचिव त्रिलोक जामवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 50,000 लोग जुटेंगे। मोदी के हिमाचल दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मोदी का रोड शो सीटीओ से शुरू होकर रिज तक पहुंचेगा। साथ ही मोदी केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जामवाल ने कहा कि यह हिमाचल के लिए एक बड़ा दिन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जामवाल ने कहा कि मोदी के भाषण पिछले 8 साल में देश की प्रगति और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर होंगे। यह हिमाचल के लिए चुनावी साल है और मोदी की जनसभा पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को लेकर बुधवार को शिमला स्थित बीजेपी पार्टी मुख्यालय दीप कमल में पार्टी के प्रदेश नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें कार्यक्रम का जायजा लिया गया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को पटियाला जेल में मुंशी बन गए। पटियाला सेंट्रल जेल की ओर से जारी बयान के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को क्लेरिकल काम सौंपा गया है। सिद्धू की ड्यूटी जेल के दफ्तर के कामकाज में लगाई गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेस केस में 1 साल की बामशक्कत कैद हुई है और नवजोत सिंह सिद्धू की ड्यूटी मंगलवार से ही शुरू हो चुकी है। पटियाला सेंट्रल जेल की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को 2 शिफ्टों में अपना काम करना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू की पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। वहीं लंच ब्रेक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक काम करना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को कुल मिलाकर एक दिन में 5 घंटे मुंशी का काम करना होगा। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। इसी सजा को पूरा करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की जेल में बंद है। मुंशी का काम संभालते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को 3 महीने तक ट्रेनिंग पर रहना होगा और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को उनके काम के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच आतंकियों ने बडगांव में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। इसके अलावा अब इस हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने इलाके में छापेमारी भी शुरू कर दी है। एक्ट्रेस के हत्यारों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बडगांव जिले में बुधवार 25 मई को आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस की उसके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही उसके भतीजे को भी घायल कर दिया। पुलिस ने जानकारी दी है। मरीन भट्ट को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया है कि इस घटना में महिला का 10 वर्षीय नाबालिग भतीजा फरहार जुबैर भी घायल हो गया है। वह घटना के वक्त घर पर ही था और उसके बाह में गोली लगी है। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर ली गई और हमलावरों की धरपकड़ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है।
वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर बहस जारी है और इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मसले पर बोलना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर ओवैसी ने कहा कि साजिश तो नकवी की पार्टी कर रही है। उनकी सरकार को कोर्ट को 1991 के संसद के फैसले के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन आप नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए खामोश हैं। इस मसले को बीजेपी तूल दे रही है। वो दोबारा 1990 के माहौल को पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि निचली कोर्ट का फैसला गलत है। और इसके अलावा ओवैसी ने राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे को लेकर कहा कि कोई भी तेलंगाना की खूबसूरती देखने जा सकता है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि उन्हें पता ही नहीं कि भाषण में क्या बोलना है, यानी आपका दिमाग खाली। आप कैसे TRS का मुकाबला करेंगे? अब तो वायनाड भी हार जाएंगे। हैदराबाद सिकंदराबाद में किस्मत आजमाने आ जाइए। मस्जिदों के बाहर कैमरे लगने के अपने बयान पर ओवैसी ने कहा कि पूरे भारत के मुसलमानों और मंदिरों से भी अपील है कि जो भी जुलूस निकले अच्छे कैमरे लगाइए, क्योंकि पुलिस अंधी है और हर गलती मुसलमान करता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 8 साल 8 छल, बीजेपी सरकार विफल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस के नए नारे के साथ किया तंज। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 60 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। भगवंत मान की सरकार पेश करेगी पेपरलेस बजट, गिनाए कई बड़े फायदे। दक्षिणी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों के निवासियों के लिए रूसी पासपोर्ट हासिल करना अब होगा आसान, पुतिन ने किए आदेश पर हस्ताक्षर। और इस्लामाबाद में गृह युद्ध जैसे हालात बने, इमरान खान के आजादी मार्च के दौरान भारी हिंसा, मेट्रो स्टेशन में लगाई आग, सेना तैनात। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मटियानी थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में गुरुवार की सुबह आयोजित कार्यक्रम में अचानक मंच टूट गया। इस हादसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बाल बाल बच गए। हालांकि घटना में JDU के जिला अध्यक्ष रुदल राय का पैर टूट गया, उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद महर्षि मही परमहंस जी के जयंती शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए बेगूसराय पहुंचे थे। गुरुवार की सुबह 7:15 पर डिप्टी CM भी पहुंचे थे। उनके साथ JDU और BJP के कई विधायक और नेता साथ मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर पहले फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय जैसे ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होने लगा, यह हादसा हो गया। इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि मंच कमजोर होने के कारण नीचे टूटकर गिर गया। मंच पर मौजूद जो है बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन कुमार, पूर्व विधायक कृष्ण सिंह, जिला परिषद के उपाध्यक्ष नंदलाल राय भी शामिल थे। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर चर्चा में आई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि नवनीत राणा को फोन पर ऐसी धमकी मिली है जिसमें शिकायत उन्होंने पुलिस में की है। सांसद की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर यह धमकियां मिली हैं, जिसमें जान से मारने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नवनीत राणा ने कहा कि उन्हें फोन पर ऐसी धमकियां मिली जिसमें कहा गया है कि आपको महाराष्ट्र नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो जान से मार देंगे। ये मामला दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस धमकी देने वाले की तलाश में जुट गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत जो है वो सजा सुना सकती है। CBI ने यह मामला साल 2006 में दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। CBI ने इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला को आरोपी बना दिया था। यह मामला 1995 से साल 2005 के बीच का है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा होने के 1 साल से भी कम समय के बाद दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 मई को उन्हें आय से अज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया था। अदालत इस मामले में आज सजा सुना सकती है। 87 वर्षीय नेता को जुलाई 2021 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। 3 अप्रैल 2006 को हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और अन्य के खिलाफ आरोप लगाया गया था। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर अचल संपत्ति जमा की थी। जांच के बाद उनके खिलाफ 26 मार्च 2010 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष के करीब 257 गवाह थे। चौटाला के बेटे अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला भी इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन अलग अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के नए आंकड़े जारी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2628 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। इन आंकड़ों के बाद देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या एक बार फिर से 15,000 के पार चली गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले 26 मई को कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% है। वहीं अगर पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो देश में 0.58% जो है पॉजिटिविटी रेट है। पिछले 24 घंटे में कुल 2167 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में 84 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,52,000 से ज्यादा टेस्ट हुए और इससे एक दिन पहले यानी कि 25 मई के आंकड़े की बात करें तो 2124 मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले दिन के 1675 मामलों के मुकाबले 449 ज्यादा थे। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,26,04,881 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.22% पर है। देश में जो है कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 192.82 करोड़ वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। कुपवाड़ा के जुमागुड़ गांव में आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ के प्रयास की विशेष सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभियान शुरू किया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गुरुवार सुबह हुई एक मुठभेड़ में पाकिस्तान स्थित संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कुपवाड़ा के जुमागुड़ गांव में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को लेकर खास सूचना मिली थी, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा में ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब घुसपैठ कर रहे आतंकियों को सेना और पुलिस ने रोका। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि विशेष इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 8 साल 8 छल, बीजेपी सरकार विफल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस के नए नारे के साथ किया तंज। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 60 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। भगवंत मान की सरकार पेश करेगी पेपरलेस बजट, गिनाए कई बड़े फायदे। दक्षिणी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों के निवासियों के लिए रूसी पासपोर्ट हासिल करना अब होगा आसान, पुतिन ने किए आदेश पर हस्ताक्षर। और इस्लामाबाद में गृह युद्ध जैसे हालात बने, इमरान खान के आजादी मार्च के दौरान भारी हिंसा, मेट्रो स्टेशन में लगाई आग, सेना तैनात।